हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है प्रीवियस ईयर पेपर 2023 जो यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछे गए हैं पॉलिटी सब्जेक्ट में। दोस्तों, अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने वहाँ पर भी 9 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं प्रीवियस ईयर पेपर 2023 के। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। With reference to home guards, consider the following statements. हमारा पहला ऑप्शन है होम गार्ड्स आर रेज्ड अंडर द होम गार्ड एक्ट एंड रूल्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। दोस्तों, स्टेटमेंट 1 बिल्कुल ही गलत है। होम गार्ड्स को रेज किया जाता है अंडर द होम गार्ड्स एक्ट, यहाँ तक तो बिल्कुल करेक्ट है। एंड रूल्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल से बिल्कुल भी नहीं। रूल्स ऑफ द स्टेट्स या फिर यूटीज, इनके अकॉर्डिंग जो है होम गार्ड्स को रेज किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन में दे दिए हैं यूनियन गवर्नमेंट, ये बिल्कुल गलत है। इसके जगह पे स्टेट या यूटी होना चाहिए। आते हैं ऑप्शन नंबर 2 की तरफ। स्टेटमेंट 2 क्या है? The role of Home Guard is to serve as an auxiliary force to the police in maintenance of internal security। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। होम गार्ड का रोल होता है एज एन ऑक्सिलरी फोर्स सर्व करना टू दी पुलिस और इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशंस को मेंटेन करना, कम्युनिटी को हेल्प करना किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में, जैसे फायर, साइक्लोन, अर्थक्वेक या किसी भी प्रकार का एपिडमिक। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3 है टू प्रिवेंट इनफिल्ट्रेशन ऑन द इंटरनेशनल बॉर्डर्स और कोस्टल एरियाज द बॉर्डर विंग होम गार्ड बटालियंस हैव बीन रेज्ड इन सम स्टेट्स। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दोस्तों, जैसा कि आपको बता दूं कि 15 बॉर्डर विंग होम गार्ड्स बटालियंस को रेज किए गए हैं बॉर्डर स्टेट्स में, जैसे पंजाब में 6 बटालियंस, राजस्थान में 4, गुजरात में 2 एंड 1 बटालियन मेघालय में, 1 बटालियन त्रिपुरा में एंड 1 बटालियन वेस्ट बंगाल में। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, हाउ मेनी ऑफ द एबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002। 2002 में जो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया है उसके अनुसार कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टैंडर्ड साइज की बात की गई है नेशनल फ्लैग की, 600 mm, 400 mm। दोस्तों, स्टैंडर्ड फ्लैग साइजेस जो फ्लैग कोड के अनुसार है वो कई सारे डायमेंशंस में हो सकते हैं, जैसे 150 इंटू 100, 225 इंटू 150, 450 इंटू 300, 900 इंटू 600, 1350 इंटू 900, 1800 इंटू 1200। दोस्तों, इन सभी में जो नेशनल फ्लैग का एक रेशियो ऑफ द लैंड टू द विड्थ है या रेशियो ऑफ द लैंड टू द हाइट है, वो 3:2 मेंटेन होना चाहिए। दोस्तों, हमारा यहाँ पे दिया हुआ है 600 mm इंटू 400 mm। अगर हम इसे ध्यान से देखेंगे तो इसका रेशियो जो होगा वो होगा 3:2। बट ये फ्लैग साइजेस फ्लैग कोड के अनुसार नहीं होंगे, इसीलिए ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। स्टेटमेंट नंबर 2, द रेशियो ऑफ द लैंड टू द हाइट ऑफ द फ्लैग शैल बी 3:2, ये बिल्कुल सही है कि रेशियो हमेशा 3:2 होना चाहिए। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो इसका सही उत्तर होगा, इसका सही आंसर होगा स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। आइए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Statement 1, the Constitution Day is celebrated on 26 November every year to promote constitutional values among citizens। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही करेक्ट है,
क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन डे है वो एक्चुअली में सेलिब्रेट किया जाता है 26 नवंबर हर ईयर को, ताकि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को प्रमोट किया जा सके, और ये 2015 से ही किया जा रहा है। इस दिन को हम संविधान दिवस भी कहते हैं। अगला स्टेटमेंट है, ऑन 26 नवंबर 1949 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया सेट अप ए ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर टू प्रिपेयर अ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दोस्तों ये भी तो बिल्कुल सही है ना। 26 नवंबर 1949 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ने ड्राफ्टिंग कमेटी सेटअप किया था, जिसके चेयरमैनशिप डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ली थी, और ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को प्रिपेयर भी किया गया था। दोस्तों जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन वो इफेक्ट में कब आए थे, 26 जनवरी 1950 को। तो दोस्तों स्टेटमेंट टू बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट वन के लिए। तो स्टेटमेंट वन भी सही है, स्टेटमेंट टू भी सही है, और स्टेटमेंट टू करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है स्टेटमेंट वन के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा the statement 1 and statement 2 are correct, and statement 2 is the correct explanation for statement 1। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिलेशन टू जनानी सुरक्षा योजना। पहला ऑप्शन क्या है, इट इज अ सेफ मदरहुड इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट्स। क्या ये स्टेटमेंट सही है दोस्तों? बिल्कुल गलत है, क्योंकि जनानी सुरक्षा योजना या JSY एक सेफ मदरहुड इंटरवेंशन है अंडर दी नेशनल हेल्थ मिशन। याद रखना है दोस्तों, NHM। स्टेटमेंट टू है, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस मैटरनल एंड नियोनेटल मोर्टेलिटी अमॉन्ग पुअर प्रेग्नेंट वुमेन। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है जनानी सुरक्षा योजना का, वो ये है कि मैटरनल और नियोनेटल मोर्टेलिटी को कम किया जाए। मैटरनल डेथ्स क्या होते हैं दोस्तों? जो एक महिला है जब वो प्रेग्नेंट होती है उसी टाइम जब उनकी मृत्यु हो जाती है, या विद इन 42 डेज ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अगर उनकी मृत्यु हो जाती है। और ये दोस्तों जो पुअर महिलाएं होती हैं जिनका खान पान सही से नहीं होता है, उनको ये ज़्यादा होता है। तो इसे कम करने के लिए, और साथ ही साथ जो नियोनेटल मोर्टेलिटी है, इसका क्या मतलब होता है दोस्तों, कि नंबर ऑफ डेथ दैट अकर विद इन दी फर्स्ट 28 डेज, यानी कि 28 दिनों के भीतर एक बच्चे की मृत्यु हो जाती है, और इसे 1000 लाइव बर्थ्स के ऊपर में मेजर किया जाता है। तो दोस्तों यानी कि 28 दिन, लगभग एक महीने के भीतर जो मृत्यु हो जाती है बच्चे की, उसे हम कहते हैं नियोनेटल मोर्टेलिटी। तो इसे भी कम करने के लिए ये स्टेप लिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। ये स्कीम को सभी राज्यों में और साथ ही साथ सभी यूटीज में भी इम्प्लीमेंट किया गया है, और स्पेशल फोकस किया गया है लो परफॉर्मिंग स्टेट्स के ऊपर में। स्टेटमेंट थ्री जानते हैं, इट एम्स टू प्रमोट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी अमॉन्ग पुअर प्रेग्नेंट वुमेन। दोस्तों ये बिल्कुल करेक्ट है, जनानी सुरक्षा योजना प्रमोट करता है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी अमॉन्ग प्रेग्नेंट वेमेन, स्पेशली जो वीक सोशल इकोनॉमिक स्टेटस में है, जैसे कि वेमेन फ्रॉम SC, ST एंड BPL हाउस होल्ड। अगला स्टेटमेंट हमारा है, इट्स ऑब्जेक्टिव इंक्लूड्स प्रोवाइडिंग पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज टू सिक इन्फेंट्स अप टू 1 ईयर ऑफ एज। हाँ दोस्तों ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, अप टू 1 ईयर ऑफ एज जो भी सिक न्यूबॉर्न्स हैं, इन्फेंट्स हैं, उनको देखभाल किया जाएगा इस प्रोग्राम के अंदर में। और 2014 में इसे एक्सटेंशन मिली थी सभी एंटीनेटल एंड पोस्ट नेटल कॉम्प्लिकेशंस के लिए। जो बच्चे अभी अभी जन्म लिए हैं 1 ईयर तक, उनको ये किया जाएगा, एग्जामिन किया जाएगा, और पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशंस को एक्सेस किया जाएगा फॉर ट्रीटमेंट। आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसमें स्टेटमेंट वन इनकरेक्ट है, बाकी सभी स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट है। तो हाउ मेनी ऑफ दिस स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट? तो इसका सही उत्तर होगा ओनली 3 स्टेटमेंट्स, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट इंटरवेंशंस बीइंग अंडरटेकन अंडर अनीमिया मुक्त भारत स्ट्रेटेजी। क्या है दोस्तों? आते हैं स्टेटमेंट वन पढ़ते हैं। इट प्रोवाइड्स prophylactic calcium supplementation for preschool children, adolescent and pregnant women।
दोस्तों ये स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि प्रोफाइलेक्टिक कैल्शियम नहीं बल्कि प्रोफाइलेक्टिक आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन दिए जाते हैं चिल्ड्रेन एडोलेसेंट वेमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज और प्रेग्नेंट वेमेन को। आइए जानते हैं स्टेटमेंट 2 के बारे में। इट रन्स अ कैंपेन फॉर डिलेड कोट क्लैंपिंग एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है दोस्तों, इसमें डिलेड क्लैंपिंग ऑफ द अम्बाइलिकल कोड किया जाता है एटलीस्ट 3 मिनट तक। अच्छा दोस्तों, आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये डिलीट क्लैंपिंग ऑफ द अम्बाइलिकल कोड है क्या। तो इसका मतलब होता है ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें वेट किया जाता है थोड़ी देर के लिए, जैसे कि बच्चे का जन्म हुआ है आफ्टर बर्थ, तो कुछ देर के लिए जो वेटिंग होते हैं अम्बिलिकल कोड को काटने के लिए, ये क्यों किया जाता है, क्योंकि इससे जो ब्लड होते हैं या आयरन या स्टेम सेल्स और एंटीबॉडीज वो प्लेसेंटा से फ्लो करते हैं बेबी के लिए, तो उसे अगर हम तुरंत कट कर देंगे तो वो फिर नहीं हो पाएगा सही तरीके से ब्लड आयरन स्टेम सेल्स इन सब का फ्लो। तो इसके लिए बस थोड़ा देर रुका जाता है, तो इसमें 3 मिनट्स का टाइम है। और दोस्तों साथ ही साथ जितने भी बर्थ अटेंडेंट हैं उनको एफर्ट करना चाहिए कि जो बेबी का ब्रेस्ट फीडिंग है विद इन 1 आवर ऑफ बर्थ हो जाए, उसका इनिशिएशन हो जाए। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट दोस्तों हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है इट प्रोवाइड्स फॉर पीरियोडिक डी वार्मिंग टू चिल्ड्रेन एंड एडोलेसेंट। तो इसका क्या मतलब है, जो एनीमिया मुक्त भारत है ये डी वार्मिंग ऑफ वेमेन भी करते हैं जो कि रिप्रोडक्टिव एज में है, और जो प्रेग्नेंट वेमेन है उनको भी। दोस्तों इसका मतलब क्या है कि जो इंटेस्टाइनल वॉर्म्स हो जाते हैं वेमेन में, तो उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है जो कि रिप्रोडक्टिव एज में है। दोस्तों मास में डी वार्मिंग ऑफ चिल्ड्रेन भी किया जाता है जो कि एज ग्रुप ऑफ 1 to 19 ईयर्स के बीच में है, और 10 फरवरी को और 10 अगस्त को हर साल ऐसा किया जाता है अंडर एनडीडी प्रोग्राम। एनडीडी का फुल फॉर्म है नेशनल डी वार्मिंग डे प्रोग्राम। दोस्तों हमारा लास्ट ऑप्शन है इट एड्रेसेस नॉन न्यूट्रिशनल कॉज ऑफ एनीमिया इन एंडेमिक पॉकेट्स विद स्पेशल फोकस ऑन मलेरिया हीमोग्लोबिनोपैथीज एंड फ्लोरोसिस। दोस्तों ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो इसका जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो टोटल 3 हो गए, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 एंड स्टेटमेंट 4। क्वेश्चन में यही पूछा गया था हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट, तो ओनली 3 स्टेटमेंट, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों आज की इस वीडियो में यहीं तक, क्योंकि और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जिसे 2023 में पूछा गया है पॉलिटी सब्जेक्ट में। हम उन्हें नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाना समझ आता है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।